नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन में बढ़ रही तबाही की तस्वीर आप अपने आंख के सामने, नज़रों के सामने अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे होंगे। ये जो मैंने नाम ले रखा है यहाँ पे, द यूक्रेन फाइल्स, ये एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स के नाम पे मैंने इसका नाम रखा है। हालांकि जो अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, जो अनएथिकल ग्राउंड है, जो एक वायलेंस का ग्राउंड है, वो बिल्कुल सेम है। क्या फ़र्क है वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ और यहाँ पे अब यूक्रेन के जो निवासी उनके साथ हो रहा है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है। व्हाट ऑल हैज़ बीन हैपनिंग इन मिस्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस। ठीक है, सो आज हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझेंगे इस पूरे के पूरे ओपन एनालिसिस में कि आखिर हमारे इंडिया का क्या स्टैंड है। जैसे कि कश्मीर फाइल्स में सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का उस टाइम पे क्या स्टैंड था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैं एनालॉजी के रूप में ले रहा हूं। अगर आपने वीडियो हमारी मूवी देखी होगी तो आप रिलेट कर सकते हैं। और हमारी एक वीडियो भी थी जिसको मैंने रिलीज किया था सैटरडे को, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम विच आई एम टॉकिंग अबाउट, हैविंग द सेम रेफरेंस एंड सेम एनालॉजी। ओके, भारत का क्या स्टैंड है, तो बहुत ही डिटेल में हम जाएंगे बिकॉज you never know. I mean, in your GS paper, it can ask questions that to what extent you can justify India's stand on Ukraine-Russia crisis. ठीक है, आपका एक ओपिनियन जानने के लिए। और in the end of this video, I would seriously request you कि दिल पे हाथ रख के बोलना कि आपका क्या स्टैंड है इंडिविजुअल का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे इस ओपन एनालिसिस में डेली रिचुअल्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहला जिसको हम कवर करते हैं, आंसर इवैल्यूएशन एंड देन कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कोट ऑफ द डे अभी हम पढ़ेंगे एंड मेंस ओपन एनालिसिस आज है 21 मार्च और हम तैयारी करेंगे किस चीज की, यूपीएससी और प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंस की, और जो भी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे उससे रिलेटेड हम देखेंगे क्या हम कवर कर सकते हैं आज। ओके, आज क्या है, 21 मार्च सोमवार है और आज का कोट ऑफ द डे है जेरेमी बेंथम। बेंथम साहब कौन थे? पॉलिटिकल साइंस में, पॉल साइंस में, GS2 में आपके सिलेबस में है। बेंथम साहब यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म, इन सब के फिलोसोफर थे और आपके उसमें कवर करना है, आपको पढ़ना है ये सारी चीजें जेरेमी बेंथम के बारे में। ओके, इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इन्फ्लुएंशियल रही है, पढ़िएगा कभी। इन्होंने कहा था रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज इज कंसिस्टेंसी। ये चीज अगर कंसिस्टेंसी आपके में नहीं है तो आप किसी लायक नहीं बन सकते। ठीक है, वो कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। ठीक है, कोई भी बड़ी इमारत एक दिन में नहीं बनती है। आपको भी एक बड़ी इमारत जैसे शाइन करना है यार, एक दिन में नहीं बनती ये चीजें। तो भले आप लगातार 3-4 दिन तक पढ़ रहे हैं 15 घंटे एंड देन यू आर स्किपिंग 2-3 डेज कि यार बहुत हो गया, आराम से अब चिल मारते हैं, फिर 3-4 दिन बाद पढ़ लेंगे, नहीं होता है बॉस ऐसे। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड वो कहावत तो सुनी होगी आपने, खरगोश और रैबिट वाली। ठीक है, स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, स्लोली ग्रेजुअली यू हैव टू विन द रेस एंड दिस इज व्हाट जेरेमी बेंथम टॉक्स अबाउट कि कंसिस्टेंसी वाली जो क्वालिटी है वो बहुत कम इंसानों में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 वोकैबुलरी है जो आएंगी हमारे एनालिसिस के दौरान में, उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, ये एक फ्रेज है जिसको आप मुहावरा की तरह जो भी आप समझें इसको यूज कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में। क्यों आया है, इसका मतलब यही है कि आप जो है वो आर्ग्यूमेंट के भी समर्थन है, कॉन्फ्लिक्ट के भी समर्थन है, मतलब कि आप फॉर में भी बोल रहे हैं, आप अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, आप हर तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए उनसे भी बढ़िया बना के रखें, उनसे बढ़िया बना के रखें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स का मतलब ये है। ठीक है, अनफ्लिपेबल, हैविंग और शोइंग कामनेस टू अ क्राइसिस, जो कि अभी जो कंट्रीज कर रही हैं, जो कि एब्सटेन किया है वोट देने से, वहां पे कामनेस टू द क्राइसिस। कंडोन इज लाइक एक्सेप्टिंग समथिंग विच इज लीगली रॉन्ग, मोरली रॉन्ग। ओके, ये तीनों चीजें समझ में आ गई, मस्ट कोट कर देना, कई सारे आपके वर्ड्स बच जाएंगे। ओके, हमारे कम्युनिटी ग्रुप को प्लीज ज्वाइन करिएगा। ऑलरेडी हमारे लगभग 70+ मेंबर्स हो चुके हैं,
70+ मेंबर्स हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं, जो डेली हमसे इंटरेक्ट करते हैं, डेली हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी बात होती है। ये एक्चुअली आस्क मी एनीथिंग टाइप का ग्रुप है, ठीक है। यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। हाँ, अब लव गुरु वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा यहाँ पे लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड बहुत कुछ है। आप पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए आज ही, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये हमारे दोस्तों वीकेंड्स के प्रोग्राम रिलीज हुए थे, जो कि वीकेंड में बहुत कुछ हुआ। होली गुजरी, ठीक है। यूपीएससी मेंस 2021 के रिजल्ट्स आए, जिसके तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। यूपीएससी मेंस के रिजल्ट आए हैं, और इनफैक्ट एक इंटरव्यू वीडियो बनाई है वीपी सर ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कश्मीर फाइल से रिलेटेड मैंने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं देखी हो तो। शायद आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं, बट यस, इस पूरे के पूरे मुद्दे में कई ऐसे एंगल्स निकले हैं जहां पे आपको समझना, जानना, पढ़ना जरूरी है। ओके, तो जरूर देखिएगा इसको, इस वीडियो को समझिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कम्युनिटी ग्रुप में या कमेंट्स में आप टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा मैम की एक वीडियो रिलीज हुई है ज्योग्राफी की, हाउ टू अप्रोच ज्योग्राफी। इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको, वीडियो को जरूर देखिएगा, आप जरूर क्वेश्चन करिएगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। हर हफ्ते 2, 3, 4 वीडियोस आपके सामने हम पोस्ट करेंगे, दैट वुड बी प्रीलिम्स साइमल्टेनियसली मेंस स्पेसिफिक, ठीक है। और आपके लिए ये मैंने स्पेसिफिकली डाला है कि 20+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्टोरी के फॉर्म में, मैंने खुद बोला है, स्टोरी के फॉर्म में, रियल स्टोरी के फॉर्म में मैंने बताया है आपको। जरूर देखिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीकेंड्स, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जहां पे हम वीडियोस पोस्ट करेंगे जो कि वेरी वेरी स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स रहेगा। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक फिर से हम वहीं आ गए हैं, यूक्रेन फाइल्स। क्या है भारत का स्टैंड इस वॉर में, इस लड़ाई में, इस क्राइसिस में। देखिए, ये वही सिचुएशन है। देखिए, कितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तबाह हो रही है उनकी जिंदगी, एक दूसरे के परिवार से वो अलग हो रहे हैं। कई लोग हाथ में सिर्फ एक चप्पल लिए निकल जा रहे हैं बॉर्डर पे। कई लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं है लेके जाने के लिए, खाने का कुछ नहीं है। इन चीजों से लड़ने के लिए हम पहले भारत का स्टैंड समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, बात क्या की गई है, ये है आज का एडिटोरियल, ठीक है, जहां पे सुब्रमण्यम स्वामी, आप सब इस फिगर्स, इस पर्सनालिटी से हूबहू इनको जानते होंगे, समझते होंगे। ये एक बहुत ही एडुकेटेड पर्सन है। ही इज PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और 6 बार पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, और कांग्रेस के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल आज हम कवर करेंगे, माउंटिंग प्रेशर और इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर। अच्छा है स्टैंड, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि रशिया जो है वो 1989 और 91 में जब ब्रेक हुआ था, USSR जब ये बड़ा था, अब इमेज देख रहे हो आप, ये जब ब्रेक हुआ तो 15 हिस्सों में बटा था। सबसे प्रमुख हिस्सा था, मेन हिस्सा बना इसका रशिया। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बना यूक्रेन, ठीक है। ये है ध्यान देने वाली बात। रशिया के बाद सबसे बड़ा हिस्सा बना था यूक्रेन। उसके बाद फिर अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हुआ, लात्विया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, एस्टोनिया, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। यूक्रेन फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 10-15 गुना छोटा है रशिया से, लेकिन यूक्रेन की जो कैपेसिटी है और पावर है वो अपने आप में ही गरिमापूर्ण है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब सराहनीय है, अप्रिशिएबल है। ओके, सो अभी तक करंट जो सिचुएशन है, रशिया जो कि इतनी पावरफुल कंट्री है, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी की, पावरफुल होने के बावजूद भी यूक्रेन के किसी एक सिटी पे, किसी एक डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा नहीं कर पाई है, ठीक है। अब पुतिन साहब की क्या राजनीति है, दैट इज टोटली डिफरेंट, लेकिन हां, जब गलियों में टैंक चल रहे हैं और पब्लिक प्लेसेस पे गोले बारूद गिर रहे हैं, तो फिर राजनीति क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन हां, जमीनी हालात तो वॉर वाले लग रहे हैं राइट। कीव जो इसकी कैपिटल है, उसको जबरदस्त प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूक्रेन की गवर्नमेंट है वो शियर नेशनलिज्म दिखा रही है, राष्ट्रवाद दिखा रही है कि लड़ मरेंगे, कट मरेंगे, लेकिन हम कीव नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वहीं पे रशिया उन कंट्रीज में से है जो कि यूएनएससी में परमानेंट सीट होल्ड करती है,
ठीक है, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, रशिया उनमें से एक कंट्री है, ठीक है। और जब यूएन खुद एक पुलिंदा है इंटरनेशनल रूल्स का, इंटरनेशनल पॉलिसीज का, कि कैसे एक दूसरे के साथ हमें संबंधों के साथ रहना है, तो जब ये कंट्रीज खुद ये पॉलिसीज बनाती हैं, उस पर रेटिफाई करती हैं, तो कैसे एक मेंबर इस काउंसिल का अलग चला जाता है और फिर वो एक अनएथिकल, अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से चीज़ों को देखता है। कहने का मतलब ये है कि 5 यूएनएससी मेंबर्स में से एक ने एब्सटेन किया है, एक ने वीटो पावर अपना नहीं दिया है, नेगेटिव में दिया है, जो कि रशिया, एब्सटेन चाइना ने किया है, ठीक है। तो इतनी बड़ी क्राइसिस है, और यूएनएससी 5 जो मेंबर्स हैं उनको वर्ल्ड देखता है कि हम इन जैसा बनना चाहें, क्योंकि हमें भी यूएनएससी में पार्ट लेना है, ठीक है। सो भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड है, क्योंकि भारत, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, और अभी अभी अगस्त में लास्ट ईयर भारत की बारी भी आई थी, टाइम भी आया था, क्योंकि सीट रोटेट करती है, ठीक है। पुतिन साहब का एक स्पेसिफिक एजेंडा है कि भाई हमें यूक्रेन में डीनाजिफिकेशन करना है, ठीक है। नाजिफिकेशन मतलब कि नाजीज मतलब कि जूज, मतलब कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ज़ोलेंस्की, व्लादिमीर ज़ोलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो एक जू हैं, जूज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनके फादर जो हैं वो हिटलर के ऑपरेशन से, हिटलर के तानाशाह से उनकी पूरी कम्युनिटी तहस नहस हो गई थी, वो घबरा गई थी, ठीक है। तो इनफैक्ट जब यूएसएसआर भी नहीं था, तब जो वहाँ के रशिया के जो सुप्रीमो हुआ करते थे, जोसेफ स्टालिन, उनका अत्याचार बहुत था जूस के ऊपर, ठीक है। तो लोग इधर उधर, कुछ जूस रशिया गए, कुछ जूस यूक्रेन में आए, तब एक ही पार्ट था, फिर कुछ जर्मनी गए, पोलैंड गए आसपास में, ठीक है। लेकिन दिखने में ये लग रहा है कि अब पुतिन साहब को स्टालिन वाली रणनीति अपना रहे हैं कि मुझे भाई डीनाजिफिकेशन करना है, मुझे सिर्फ अपने बंदे चाहिए, यहां पे सरकार किसी की भी हो, गवर्नमेंट whomsoever they want to form they form, but the governance हमारी चलेगी, ठीक है। वो क्या था टर्म? प्रोटेक्टोरेट। रशिया वॉन्ट्स यूक्रेन टू बी देयर प्रोटेक्टोरेट। आगे बढ़ते हैं। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्यों आया मुद्दा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हमारे जस्टिस हैं, जस्टिस भंडारी साहब, दलवीर भंडारी, उन्होंने क्या किया है? नेगेटिव वोट किया है, अगेंस्ट में वोट किया है रशिया के करने वाले क्राइसिस पे, किस पे? यूक्रेन पे ऊपर, ठीक है। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, उसने रशिया को बोला है कि भैया वॉर रोको, अभी के अभी रोको, ठीक है। और ये स्टेटमेंट 13-2 की बेंच से जस्टिफाई हुआ है। 13 जजेस दे हैव वोटेड इन फॉर कि भाई वॉर रोको, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कुछ तो रखो, मतलब। और 2 ऐसी कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव जज हैं, उन्होंने मना किया है, मतलब अगेंस्ट में है स्टेटमेंट के। 13 में से एक हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, ठीक है। इनका स्टैंड है कि भाई ये गलत हो रहा है, यूक्रेन का जो ऑपरेशन हो रहा है, यूक्रेन का जो इन्वेजन हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ओके। इसी स्टेटमेंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया ने रशिया से रिलेटेड यूएनएससी में हर वोट पे एब्सटेन किया है, राइट। ना तो फॉर ना तो अगेंस्ट, नाम वाली पॉलिसी अपनाई है, राइट। तो भंडारी साहब का टोटली अगेंस्ट, टोटली फॉर में जाना इनके स्टेटमेंट में, ये एक डुअल पर्सपेक्टिव खड़ा करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के आगे। तो यही मुद्दा आता है कि भाई इंडिया, आप कोई स्टैंड लो पहले, आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, आप लोग स्टैंड रखिए, क्या करना है, क्या चाहते हो आप। इसी बात पे मुद्दा तय हुआ था, ठीक है। तो द इंडियन जज जो हमारे दलवीर भंडारी साहब हैं, उन्होंने वोट किया है अगेंस्ट जो भाई नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी, जो एस त्रिमूर्ति, उन्होंने जो वहां पे एब्सटेंशन का डिस्क्रिप्शन दिया था, उसके अगेंस्ट में एक तरीके से हो गया, ठीक है। सो
यही यहाँ पे लिखा भी है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल प्रॉम्प्टली डिसओन्ड जस्टिस भंडारीज वोट। इन्होंने कहा कि भंडारी साहब का वोट एक पर्सनल कैपेसिटी में आया है, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो गवर्नमेंट के, ठीक है, जो कि भाई वो सिर्फ कोर्ट में बैठे हैं, वो एक इनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि आपको क्या लगता है भाई, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया पे, तो कैसे हो सकता है, ठीक है, इसमें यहाँ भी कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। सो इसको भी आप सोच के आप कर सकते हैं कि भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नो, आई मीन दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया दैट दे कैन थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज ही हम खेल सकते हैं, ताकि एक तरफ से लगे कि सपोर्ट कर रहा है इंडिया, कुछ लोग हैं, तो और एक तरफ से लगे कि एब्सटेन कर रहा है, राइट। इसका सबसे बड़ा मुद्दा हम यहां पे देखते हैं कि रशिया ने लगातार 3-4 बार ऐसे वायलेशंस किए हैं, ठीक है। एक तो वायलेशन रशिया ने कर ही दिया है क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, और परमानेंट मेंबर होते हुए भी उसने किसी कंट्री को इन्वेड किया है, किसी कंट्री पे अटैक किया है, जुल्म किया है, अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेस पे और वायलेंस के बेस पे जुल्म किया है, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा ये स्टैंड है कि भाई यूएन, ठीक है, जो अपने आप में इतने बड़ा, मतलब एक तरीके का इतनी बड़ी बॉडी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी है, जहां पे सिक्योरिटी से रिलेटेड और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से रिलेटेड बात की जाती है, वहां पे इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, एक फ्रेंडलीनेस बिहेवियर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वीडियो में लिखा था सोवरेनिटी, ठीक है, जो एक नेशन की सोवरेनिटी होनी चाहिए, एथिकल सोवरेनिटी, जुडिशियल सोवरेनिटी, ये सब होनी चाहिए, उस पर ही काम करता है, ठीक है। ऑपरेशन और नॉन एग्रेशन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा सवाल उठ गया है उसके अस्तित्व का, यूएन के अस्तित्व का, कि भाई 80 साल की पुरानी बॉडी आखिर कर क्या रही है, इतनी बड़ी इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा वॉर चल रहा है, और आप लोग वैसे हाथ पे हाथ ये वोट दिलवा रहे हैं। अरे वोट आपके फेवर में है, कोई काम करिए, कोई एक्शन लीजिए, राइट। सो यहां का मुद्दा ये है, एक तो ये है कि डैमेजिंग स्टैंस, ठीक है। दूसरा ये है कि व्हाट इज मोर ट्रैजिक कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग लार्ज ज्योग्राफिकल साइज एंड पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो जो है वो डेमोक्रेटिक लोगों के साथ नहीं जा रही है, बल्कि एक कम्युनिस्ट और एक अथॉरिटेरियनिज्म वाली गवर्नमेंट के साथ है। अगर हम अथॉरिटेरियनिज्म वाली बात करें, चलो ठीक है, थोड़ा सा रशिया है, थोड़ा सा चाइना है, ठीक है, कम्युनिज्म लेस डेमोक्रेटिक है, चाइना थोड़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, रशिया थोड़ी कम डेमोक्रेटिक है, ठीक है। सो इंडिया जो कि खुद डेमोक्रेटिक कंट्री का पुलिंदा है, वाहवाही दी जाती है, इट्स एपिटॉम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वो वेस्ट कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक नेशन है, जैसे कि लेट्स से इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इन कंट्रीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक डेमोक्रेटिक नेशन होने के नाते एक डेमोक्रेटिक नेशंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वो किसको सपोर्ट कर रहा है, इनके फेवर में, ऐसी एक बात चल रही है। तो एक इंडिया का स्टैंड यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आने वाला जो क्वाड समिट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस से रिलेटेड, ये तो सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, राइट। कैसे अपना स्टैंड जस्टिफाई करेगा इंडिया, तो वहां पे बहुत ज़रूरी है जस्टिफाई करना। दूसरा, नॉन डेमोक्रेटिक नेशन जैसे कि चाइना हो गए, नॉर्थ कोरिया हो गए, वेनेजुएला हो गए, वो ऑलरेडी इंडिया से हॉस्टाइल हैं कुछ ना कुछ मुद्दों को लेके, बहुत सहमत नहीं है इंडिया के साथ, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, फिर भी वाई इंडिया इज एब्सटेनिंग, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट इन द इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशन, हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रेशर थोड़ा ज्यादा बन रहा है, ठीक है। इंडिया की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो हमेशा से ये रही है कि भाई नाम वाली, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि भाई हम आपके साथ भी नहीं, आपके साथ नहीं है, आप लोग आपस में लड़ लो, हम आपके साथ बढ़िया रहेंगे, ठीक है। कुछ हद तक मामला ठीक है, लेकिन जब मुद्दा बहुत बड़ा हो जाए, जब आर या पार वाली बात आ जाए, देन यू हैव टू डिसाइड समवेयर, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अफगानिस्तान, ड्यूरिंग नेपाल, ठीक है। ब्रिक्स में भी हुआ था, क्वाड, ईरान एंड नाउ इन यूक्रेन क्राइसिस बाय रशिया have devalued India's reputation to level up its military strike hard power. In fact, जबकि इसके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। सो एक इंडिया का स्टैंड यहां पे जरूरी है। दूसरा हम क्या बात देख सकते हैं कि लास्ट आई थिंक 2021 में ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, चाइना, भारत और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये ब्रिक्स नेशन है, आप देख सकते हैं यहां पे। इनके चैप्टर क्या लिखा था यहां पे, हाँ, चैप्टर 13, ब्रिक्स समिट के चैप्टर 13 में जो 9 सितंबर 2021 को हुआ था, उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। रेजोल्यूशन में दोस्तों साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था दैट द कोर डिमांड इन दिस रेजोल्यूशन वाज दैट 5 ब्रिक्स नेशन वर अपोज्ड टू यूनिलैटरल फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट, ठीक है। वांटेड जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं वो तुरंत रिजॉल्व हों बाय पीसफुल मीन्स। कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट फोर्स नहीं यूज करेगा, मिलिट्री नहीं यूज करेगा, उसकी टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस को वो तवज्जो देगा और रेस्पेक्ट करेगा, सोवरेनिटी रहेगी। लेकिन इंडिया और चाइना रिमेन अनफ्लिपेबल। अब अनफ्लिपेबल क्या था, मैंने आपको बताया था यहां पे। व्हाट डज अनफ्लिपेबल मीन्स? शोइंग कामनेस टू क्राइसिस, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अनदर ब्लैटेंट वायलेशन, दूसरा वायलेशन जो आता है वो ये है अग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन और रशिया, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। क्या? जब यूक्रेन अपनी आज़ादी जब उसको मिली थी, जब यूएसएसआर डिवाइड हुआ था तो इंडिपेंडेंट हो गई थी सारे कंट्रीज। तो यूक्रेन जब आज़ाद हुआ था तो उसने बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाए अदर कंट्रीज से। उस टाइम पे यूक्रेन बना था वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकली कहते हैं कि यूक्रेन हैड अबाउट 1900 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 176 आईसीएमबीज, 44 लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, ठीक है। ये बात हो रही है बुडापेस्ट मेमोरेंडम की। ये मैंने फोटो चिपका रखी है। कुछ ऐसा दिखता था बुडापेस्ट मेमोरेंडम इन 1994, जो कि रशिया, यूएस और यूके और यूक्रेन के बीच में हुआ था, जहां पे अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम 3 वीटो होल्डिंग परमानेंट मेंबर कौन था? रशिया, यूएस और यूके। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम यूएनएससी के प्रिंसिपल्स की रेस्पेक्ट करेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल्स की? इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड एग्जिस्टिंग बॉर्डर ऑफ यूक्रेन, ठीक है। लेकिन रशिया ने ये वायलेट किया है। ये बात नहीं मानी है। इस कानून से, इस रूल से, इस रेटिफिकेशन से रशिया टोटली अगेंस्ट में है। बट रशिया हैज नाउ वेल्च्ड ऑन दिस ट्रीटी कमिटमेंट। कब से? 2014 से, जब उसने क्रीमिया को अनेक्स किया था, ठीक है। सो बाइडेन साहब का भी ये कहना है कि भाई ये जो वॉर है ये क्रिमिनल है, क्रिमिनलिटी को जस्टिफाई करता है और इंडिया को एक स्टैंड लेना चाहिए। आखिर क्या बात है, क्यों इंडिया स्टैंड नहीं ले रहा है, ठीक है। ये जो हमारा आर्टिकल था दूसरा, माउंटिंग प्रेशर, इसमें भी यही बात की गई थी, क्योंकि रिसेंटली जो वर्चुअल समिट हुआ है जहां पे अलग अलग कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, स्पेसिफिकली जो क्वाड कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, ये लोग वर्चुअली मिले, और यूएस प्राइम मिनिस्टर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग मिले। इनके वर्चुअल मीटिंग में एक मुद्दा सबसे ऊपर आया कि भाई भारत का स्टैंड, इंडिया का स्टैंड क्या है, और वो जस्टिफाई करना पड़ेगा इंडिया को जल्द से जल्द, ठीक है। इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन एट द टॉप ऑफ देयर टॉक्स, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को 3 चीजों पे क्लियर होना है, ठीक है। वो क्या क्या चीजें हैं? जैसे कि एंड मेड इट क्लियर दैट फाइंडिंग अ कंपोजिशन पोजीशन ऑन यूक्रेन एंड टेलिंग इंडिया दैट इज नॉट दैट इंडिया शिफ्ट ऑन 3 काउंट्स, ठीक है। यहां पे 3 काउंट्स पे बात हुई। टू डू मोर एट द यूएन, टू डू मोर एट द यूएन बोले तो कि भाई यूएन, न्यू दिल्ली को कंसिस्टेंटली जो एब्सटेन कर रहे हैं रेजोल्यूशन, उसको अब फॉर में करना है, ठीक है। टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल और सेंडिंग सिविल्स और मिलिट्री सप्लाईज, रशिया को बिल्कुल ही बंद कर देना है, कोई भी सप्लाई नहीं करनी, ना सप्लाई लेनी है, ठीक है। और ये कहना है कि भाई इस वॉर का एंड करो आप, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं इंडिया से, देखिए इंडिया का एक स्टैंड बहुत ही सेंसिटिव स्टैंड है, ठीक है। रशिया बहुत पुराना पार्टनर है, बहुत हेल्प किया है इंडिया की, बांग्लादेश के लिबरेशन में हेल्प किया है इंडिया की। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम रशिया के अगेंस्ट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इस वॉर के अगेंस्ट हैं,
ठीक है, ये वॉर नहीं होनी चाहिए, ये क्राइसिस, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये अटैक नहीं होना चाहिए। अगर ये अटैक नहीं होना चाहिए तो फिर हम अगेंस्ट होंगे जो अटैक कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि डिनाइड रिपोर्ट्स ऑफ टारगेट एंड स्कूल, इट इज नेसेसरी फॉर न्यू दिल्ली टू एक्नॉलेज एनी रशियन वायलेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, स्पेशली ऑन क्रेमलिन। सेकंड क्या था? While India has expressed concern over nuclear safety, it must be willing to make this an issue with Moscow. ठीक है, थर्ड एंड लास्ट ये है, एक डर है कहीं ना कहीं। अभी तक तो रशिया कन्वेंशनल मेथड से लड़ाई कर रहा है, टैंक से, गोली बारूद से। अगर वो अनकन्वेंशनल मेथड पे चला गया, मतलब कि यूजिंग ऑफ बायोलॉजिकल और टॉक्सिक वेपन, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इंडिया को यहां पे स्टैंड लेना पड़ेगा कि कोई डैमेज ना हो, उससे पहले हम एक स्टैंड ले लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक क्लियर पिक्चर आपको दिख गई होगी इस पूरे के पूरे सिनेरियो की कि इंडिया का क्या स्टैंड है अभी, ठीक, और क्या लेना चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या लगता है आपको कि इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपका स्टैंड बता दिया, मैंने अभी अभी बताया आपको। आप बता सकते हैं भारत क्या स्टैंड ले सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, पहले जज कौन थे वहां पे भारत की तरफ से, ये बता दीजिएगा। मैं बता भी देता हूं आपको, हिंट देता हूं, 1952 में इनकी वहां पे अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, और कुछ गुरु ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं कि प्रीलिम्स से रिलेटेड ये कुछ एरियाज हैं आईआर के, वो आ सकते हैं। हालांकि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हालांकि ये भी देखा गया कि 1-2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि 3-4 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे एशियान, ब्रिक्स, नाटो। ठीक है, अभी हमने क्वाड पढ़ा है, वो ये कुछ कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ चेंजेस, अग्रीमेंट रिलेटेड टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोई भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हो गई हो, वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये है मेंस का क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू सीरियसली थिंक अबाउट इट एंड यू कैन राइट इट डाउन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू जस्टिफाई इंडिया स्टैंड and current crisis on Russia-Ukraine crisis, right? Discuss the principle on which India's stand was described. क्या था वो प्रिंसिपल, हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके आराम से बता दीजिएगा। तब तक हम कल मिलते हैं आपसे नए ओपेड एनालिसिस में। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइए कि यही एक मीडियम है जहां पे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा जा रहा है, एंड देन वी कैन डू बेटर एंड बेटर बेटर अगेन, बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट। आई वॉन्ट यू टू बी कंसिस्टेंट। ओके, चलिए, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। हम मिलते हैं कल। ज्वाइन आवर कम्युनिटी ग्रुप। नमस्कार, जय हिंद।